नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे चैप्टर 1 एनिमल्स इन प्रिजन के पूरे एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स, तो क्यों ना एक नज़र हम समरी को भी देख लें। अगर आप लोग उस चैप्टर में कुछ मिस हो गया हो तो इस समरी में, इस सारांश में हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। तो आप लोग बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं समरी में। अब देखिए यहां पर दिया है समरी। समरी का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई पाठ पढ़ते हैं, पाठ पढ़ने के बाद क्या आवश्यक होता है? पाठ पढ़ने के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता ये होती है कि कोई हमको ये बता दे कि उस पाठ में हो क्या रहा है। एक बार एक छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमको एक जानकारी प्राप्त हो जाए कम शब्दों में। तो कम शब्दों में जो व्याख्या की जाती है किसी भी स्टोरी की, किसी भी पोम की, कोई भी चीज की, तो उसको हम कहते हैं समरी। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आज समरी कवर करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने समरी तैयार की है, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में। आप समरी को पढ़िए, समझिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि चैप्टर हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब आपको चैप्टर का कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई डाउट होगा भी तो इस समरी में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑथर बिलीव्स दैट। अब ऑथर क्या करता है? ऑथर बिलीव करता है, विश्वास करता है। आफ्टर स्पेंडिंग 14 ईयर्स, यानी जब उन्होंने पूरे 14 साल व्यतीत किए, जिसमें आधे 14.5 ना, 14.5 की बात हो रही है यहाँ पर, 14.5। आफ्टर स्पेंडिंग 14.5 मंथ, 14.5 महीने जब उन्होंने व्यतीत किए, ही इज कंप्लीटली एक्वांटेड। अब एक्वांटेड का मतलब क्या होता है? परिचित होना। अब वो हर एक चीज से क्या हो गए? एक्वांटेड हो गए, परिचित हो गए। ठीक है, विथ एवरीथिंग, यानी हर एक चीज से वो परिचित हो गए 14.5 महीने में। ही हैज ऑलमोस्ट एसिमिलेटेड, यानी उन्होंने पूरा कुछ हद तक हर चीज आत्मसात कर ली। ठीक है, आत्मसात का मतलब क्या होता है? उसको समझ लिया, हर एक चीज का नॉलेज हो गया उनको प्रिजन में रहते हुए। into it. Now given the variety of animals that inhabit his cells, और उनको किस बात की रिगार्डिंग आत्मसात हो गया, कौन सी नॉलेज आत्मसात हुई? उन लोगों के साथ जब वो रह रहे थे उनके सेल में, है ना, सेल तो आपको पता है प्रिजन को कहते हैं। तो द वेराइटी ऑफ एनिमल्स दैट इनहैबिट हिज सेल, लाइक जितने भी ज्यादा जानवर जो इनहैबिट रह रहे थे उन्हीं के साथ वहां पर, तो उनके बारे में भी उनको जानकारी क्या हुई? उन्होंने एसिमुलेट कर ली, जानकारी प्राप्त कर ली। ही डज नॉट फील आइसोलेटेड देयर। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अकेलापन। तो बेसिकली यहां पर हमने क्या समझा कि यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं, द ऑथर बिलीव्स दैट आफ्टर स्पेंडिंग 14.5 मंथ देयर ही कंप्लीटली एक्वांटेड विद एवरीथिंग। वो हर एक चीज से परिचित हो गए, उनको हर एक चीज की जानकारी प्राप्त हो गई, और ही ऑलमोस्ट एसिमुलेटेड इनटू इट, और हर एक चीज वो आत्मसात करते चले गए, यानी हर एक चीज की जानकारी मिल गई। ठीक है, तो ये वर्ड जो है आप लोगों के लिए बहुत सरल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन अदर जेल्स ही हैड सुपीरियर क्वार्टर्स। अब यहां पर तो बेसिकली आपको पता है कि देहरादून गाउल की बात चल रही थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जेल थी जहां पे उनको बहुत अच्छे क्वार्टर्स मिले थे, रहने के लिए क्वार्टर्स रहते हैं ना, वो क्वार्टर्स की बात हो रही है। However, he had one luxury in देहरादून that was extremely valuable to him. लेकिन अब ऐसी एक देहरादून की बात होती है जहां पे उनको क्या था? बहुत अच्छी, लाइक ऐसा नहीं कह सकते लग्जरी ही हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि he had one luxury, लाइक उन सबसे तो बेहतर ही था वो, तो इसलिए हमने लग्जरी वर्ड को उपयोग किया है। जहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जगह थी वो उनके लिए। द केज वॉज क्वाइट कॉम्पैक्ट, लेकिन जो केज था, लाइक जेल को ही हम पिंजरा भी कह सकते हैं एक तरह से, जो केज जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट था। ही वॉज अनेबल टू वॉक इन इट, जहाँ पे वो ज़्यादा चल नहीं पाते थे। He was therefore permitted to go outside in the morning and evening. सिर्फ उनको क्या किया जाता, उनको अलाउ किया जाता था। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। कहां पर जाते थे वो? आउटसाइड जा सकते थे सुबह और शाम को, यानी इवनिंग को। दैट एडेड बेनिफिट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर हिज कनेक्शन टू इन्वायरमेंट। और अब देखिए, हम लोग तो कहते ही हमेशा है कि रोज जाइए, अगर आपको अपनी सेहत अच्छी करनी तो वॉकिंग करिए। वॉक करने से क्या होता है? आदमी की सेहत जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो वही बात है, इसने क्या करा? एक बेनिफिट जो था उसको ऐड कर दिया। वो क्या था? वो था सिग्निफिकेंट, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किसके रिगार्डिंग? किसके कनेक्शन में? एनवायरमेंट के कनेक्शन में, और वो ये चीज थी उनकी हेल्थ के कनेक्शन में भी था। He could make out public roadways,
वो क्या करते हैं, ही कुड मेक आउट पब्लिक रोडवेज, यानी वो रोडवेज को भी देख पाते थे, फील्ड्स को भी देख पाते थे और माउंटेन्स को भी समझ पाते थे। ओनली अ प्रिजनर हु हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम बिहाइंड हाई वॉल्स कैन अप्रिशिएट द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग ट्रिप्स आउटसाइड। अब थोड़ा बहुत भी अगर 100 गज की दूरी में आने जाने का उनको मौका मिल रहा है तो स्वाभाविक साइकोलॉजिकल लेवल पे ये देखा जा सकता है कि जो आदमी इतने समय तक कैद था, उस समय को जब आगे कर दिया गया तो स्वाभाविक तौर पे उसके मन में ये बात तो आएगी कि कितनी खुशी की बात है कि मैं यहाँ आ जा रहा पा रहा हूँ। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब एक आदमी को, एक व्यक्ति को तभी तो समझ में आता है, प्यासा जो है अगर उसके पास कुआं आ जाए तो वो कितना खुश हो जाएगा, तो उसको पानी का महत्व समझ में आएगा। तो प्यास बुझ जाती है तो आदमी को फिर समझ में आता है कि प्यास का महत्व क्या होता है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि पानी को सेव करिए। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ साफ साफ ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, और तब जाके ही आपको उसका एहसास होता है, तो वही चीज़ जो है जेल में रहने वाले जो प्रिजनर्स होते हैं उनको पता चलती है। जब उनको थोड़ा सा बाहर आने जाने का मौका मिलता है तो उनको समझ में आता है कि यार हमारी दुनिया कितनी अच्छी है, हमने ऐसा क्राइम क्यों किया। The author valued it so highly that even during the rainy season, he continued to take his morning and nighttime strolls. He spent months staring at the mountain while he was alone in his confinement and not being interrogated. अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर। द ऑथर, देखिए यहाँ पे समरी में हम क्या बताना चाह रहे हैं। द ऑथर वैल्यू इट सो हाईली दैट इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लाइक ऐसा होता जब रेनी सीजन का समय आया करता था, ही कंटिन्यू टू टेक हिज मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्ट्रॉल्स, यानी आना जाना जो होता था वो करते रहते थे। ही स्पेंड मंथ्स स्टेयरिंग एट द माउंटेन्स, वो क्या करते थे, बहुत महीने तक स्टेयर करते थे। स्टेयर का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। एट द माउंटेन्स किसको देखते थे, माउंटेन्स को देखते थे। ही वॉज अलोन इन हिज कन्फाइनमेंट, यानी वो कहाँ पर थे, कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कन्फाइनमेंट का मतलब लिमिटेड हो जाना किसी चीज़ में, एंड नॉट बीइंग इंट्रोगेटेड। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, इंट्रोगेटेड का मतलब बातचीत नहीं होती थी। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर इस तरह से कहने का अर्थ ये है इस समरी का कि ऑथर जो थे वो कभी ना कभी बोर हो जाते थे जब वो बहुत समय तक अंदर रहते थे, एक इंट्रोगेट नहीं होता था, किसी से बातचीत नहीं हो पाती थी, कन्फाइनमेंट मतलब लिमिटेड हो जाते थे, एक कैद के अंदर बैठे रहते थे कैदी की तरह। तो स्वाभाविक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बहुत महीना क्या करते थे, माउंटेन्स को देखते रहते थे। और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आती थी जहाँ पर वो माउंटेन को इमेजिन करते थे कि माउंटेन उनके साथ हैं, ठीक है। इन देहरादून स्प्रिंग वॉज लवली, और जब हम देहरादून की बात करते हैं तो स्प्रिंग का सीजन जो था वो बहुत बहुत प्यारा था। बट द विंटर हैड स्ट्रिप्ड, मतलब स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्रिप्ड का मतलब होता है छीन लेना, ठीक है, यानी ले लेना, ठीक है, ले लेना, स्ट्रिप्ड। तो क्या करा था, विंटर हैड स्ट्रिप्ड, विंटर ने क्या करा, विंटर ने ले लिया, क्या ले लिया, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रीज ऑफ देयर फॉइलेज, यानी जितनी पत्तियां थी, फॉइलेज से रिगार्डिंग होता है पत्तियां, जितनी भी ट्रीज की पत्तियां थी वो सब की सब गायब हो गई, ठीक है। बट इन अ वेरी मिस्टीरियस वे, है ना, बड़े ही रहस्यात्मक तौर पे, थिंग्स शिफ्टेड एंड ग्रीन लीव्स सडनली स्प्राउटेड ऑल अराउंड देम। स्प्राउटेड होता है, आपने देखा होगा जब आप दानों को अंकुरित करते तो अंकुरित हो जाते हैं, लाइक आपने पानी में भिगो के रखा और अचानक से वो ऐसे खिले खिले हो जाते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे होती है, अचानक से क्या होता है। अब बट इन अ वेरी मिस्टीरियस वे, लाइक एक बार में क्या हुआ, फॉइलेज लाइक पूरी पत्तियां गिर गई, पत्तियां जो है उनका गिरना हो गया, किसके कारण, स्ट्रिप्ड ऑफ, है ना, शिफ्ट हो गया, छीन लिया, विंटर ने क्या करा, छीन लिया, उससे क्या हुआ, पूरी पत्तियां छीन ली और पत्तियां गिर गई। तो यहाँ पर ये कंडीशन आई, ठीक है। नाउ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से अब क्या होता है, मिस्टीरियस तरीके से क्या होता है, लीव्स जो होती है वो सडनली स्प्राउट हो जाती, उगने लगती हैं, कहाँ पे, ऑल अराउंड देम, ठीक है। इट वॉज अ जॉयस एंड अ गे स्पेक्टिकल, एक तमाशा है ना, स्पेक्टिकल का आप तमाशा वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिटरेचर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर हम मीनिंग्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा एक जोड़ के नहीं देखते कि आपने डिक्शनरी से वर्ड निकाला उसको जोड़ दिया तो वो उसी की मीनिंग होगा। कभी कभी हमको अपने 7 सेंसेस 6 सेंसेस का उपयोग करना चाहिए कि क्या वो वर्ड मीनिंग जोड़ के क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा तमाशा जो है देखने को मिलता है ना। द एब्रप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम बर्ड टू फॉइलेज वॉज रियली ब्यूटीफुल। अब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ों के बीच में जो बदलाव आ रहा है ना, बदलाव, ट्रांजिशन को हम संक्रमण कहते हैं शुद्ध हिंदी में।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो संक्रमण की प्रक्रिया है किसकी, जब एक छोटी सी बर्ड जो है जब वो पत्ते में तब्दील होती है ना, छोटी सी जो बर्ड्स होती हैं ना, जो अलग अलग से आपने बौर देखी होगी जब पत्तियों की बनती है आम के में, तो वही चीज जब बड़ी हो जाती है तो उसको फॉइलेज बना देते हैं। तो यही चीज यहां पर आ रही है, ठीक है। तो द एब्रप्ट ना बड़ा अजीब सा भी कह सकते हैं, अजीब सा ट्रांसिशन होता है, ठीक है। बट मॉनसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम, हमेशा हम स्वागत करते हैं, किनका स्वागत करते हैं, मॉनसून सीजन का हमेशा स्वागत करते हैं, बिकॉज दे ब्रॉट रिलीफ फ्रॉम द समर हीट। और क्या होता है, रिलीफ का मतलब हमको शांति प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मॉनसून सीजन आ जाएगा तो मॉनसून सीजन के आने के बाद क्या होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर चल क्या रहा है, ओवरऑल यहाँ पर यही चल रहा है कि विंटर सीजन जो होता है ना हमारा, विंटर सीजन में क्या होता है कि हर जगह ठंडी रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ऑटम सीजन आने तक जो पत्तियां हो जाती है वो गिर जाती हैं, और फिर जैसे स्प्रिंग सीजन होता है तो क्या होता है, गर्मी का दिन आने लगता है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है कि एक कंडीशन जो ऐसी आती है छीन लेने वाली, लाइक कोई चीज छीन लिया आपसे तो वापस वो आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रकृति आपसे कुछ ले लेगी, तो वैसे पत्तियों के साथ भी होता है। तो यहाँ प्रकृति का बहुत अच्छा वर्णन किया है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इस विषय को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बस ये प्रयत्न करिए कि आप चीजों को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। द रेन गॉड ऑलवेज फेवर्ड देहरादून। अब भगवान जो है रेन के देवता इंद्रदेव, हम इंद्र भगवान को भगवान मानते हैं, किसके भगवान मानते हैं, बारिश के भगवान मानते हैं। तो वैसे देहरादून में जो इंद्रदेव हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, हॉन्ट करते हैं, बार बार आते रहते हैं। विंटर वॉज ऑल्सो इंजॉयबल एक्सेप्ट व्हेन इट इज रेन, और हमेशा विंटर को भी बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं अगर बारिश ना हो। उन्होंने बोला भी था अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, मेरी बॉडी जो है ना, लाइक मुझे अच्छा ही फील नहीं होने वाला, एकदम ईचिंग सी होती है मेरी बॉडी में। तो हैवी रेन, हेलस्टॉर्म एंड हेलस्टोर्म कॉज माइनर डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन मतलब समस्याएं क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, द रेन गॉड ऑलवेज फेवर्स देहरादून, विंटर वाज ऑलवेज एंजॉयबल एक्सेप्ट व्हेन द रेन, व्हेन इट रेन, हैवी रेन, और जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है। हेलस्टॉर्म्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और हेलस्टोन का मतलब क्या होता है, आपको तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि हेलस्टोन्स क्या होते हैं, जब बर्फ जो होती है वो थोड़े छोटे पत्थर होते हैं, ओले, ठीक है, उनको बोलते हैं। जब मूसलाधार ओले गिरते हैं किसके साथ, बारिश के साथ, तो वो हेलस्टोन्स कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, माइनर मतलब बहुत बारीक से डिस्ट्रप्शंस लेकर आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल देयर वॉज अ कंफर्टेबल ड्वेलिंग, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कंफर्टेबल ड्वेलिंग होती है। ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना, ठीक है। दे became more observant of nature's way। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, ऑथर एंड हिज को प्रिजनर्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे वो लोग वहां पर रह रहे हैं, प्रिजन के अंदर रह रहे हैं, तो प्रिजन में रहते हुए क्या होता है, उनका ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों, अब देखिए आप एक समय बहुत समय तक वहां रहेंगे, 14.5 महीने रहेंगे, तो आप करेंगे क्या, आपको वहां पे क्या काम करना, बैठ के देखना ही तो है, प्रकृति का ही तो महसूस करना है आपको। अगर ऐसा वातावरण होता है वहां पर तो आप प्रकृति को देखेंगे। तो वही चीज जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, वो लिखते रहेंगे तो समय तो कटेगा नहीं। और 1 साल भी अगर आदमी लिखता रहेगा तो क्या पूरे घंटे तो वो लिखेगा नहीं। तो स्वाभाविक वो प्रकृति की और भी नजर घुमाते थे और प्रकृति को देखने का प्रयास करते थे। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि हमेशा अपने प्रकृति से जुड़े रहिए। अगर आप सभी प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो रोज कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे। और यही जवाहरलाल नेहरू का हमारे लिए संदेश है कि हमें हमेशा अपने जीवन प्रकृति से जुड़े होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि है, हमारी माता की तरह है, और हमें हमेशा उसको सेव करना चाहिए, जैसे कि हमने कंपोजिशन में चीज पढ़ी थी। तो यही चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि ऑथर और उनके जो को प्रिजनर थे, को प्रिजनर को बोलते हैं कंपेनियन कह सकते हैं ना, और ये सब लोग क्या थे, कन्विक्ट्स भी थे। became more observant। ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति ऑब्जर्वेशन करना, लाइक चीजों को देखना ध्यान से। और ऑब्जर्वेशन भी क्या होता है, विवेक सम्मत होना चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरी तरीके से विवेक सम्मत है। विवेक सम्मत का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को समझना। अब जैसे हंस होता है, हंस क्या करता है, मोती होता है और दूध होता है, उनको अलग अलग करके देखता है, तो स्वाभाविक है कि उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अलग है। तो वैसे ही एक आदमी को क्या करना चाहिए, अच्छे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे। तो वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करते थे, वो कंपेनियंस और जवाहरलाल नेहरू चीजों को देखा करते थे, बिकॉज दे वर बार्ड फ्रॉम एंगेजिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज, रोक दिए गए थे। बार्ड का मतलब होता है रोक दिया जाना,
फ्रॉम एंगेजिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज, जो साधारण एक्टिविटीज हुआ करती थी वो जब उनको रुक गई तो उन्होंने क्या करा, नेचर की ओर देखना चालू किया। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, जब वो लोग रुक जाते तो क्या करते हैं, कुछ लोग गलत सोचते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली दिमाग, हम बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है, तो कुछ ना कुछ हमको करते रहना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जब उनके पास कोई एक्टिविटीज नहीं थी, वो खाली बैठे थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेचर को देखना चालू किया, नेचर को ऑब्जर्व करना चालू किया, और इसी के साथ क्या हुआ, ये इतनी प्यारी सी ऑटोबायोग्राफी हमारे हाथ में आई। ठीक है, They observed various animals and insects that came their way। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया, उनको समझने का प्रयास किया कि उनकी हरकतें कैसी हैं, वो किस तरह रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कॉर्पियंस आए उनके पास। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था चिड़िया, स्कॉर्पियन, ठीक है, एक और जानवर होता है सेंटीपीड होता है जिसके 40 लेग्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब लोगों के साथ क्या हुआ, उन्होंने जूझा, उन सबको देखा, उनके तमाशे में हिस्सेदारी ली। तमाशे के मतलब स्पेक्टिकल, एक तरह से आप हिंदी के एग्जैक्ट मीनिंग अगर निकालें तो स्पेक्टिकल का तमाशा ही होगा। ठीक है, चलिए। As the author became more observant, he began to notice all kind of insects। तो जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करते गए तो उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखना चालू किया। He never interfered with the insects as they went about their business without interfering with them। और देखिए क्या होता है कि उन्होंने, उनको बहुत गुस्सा है, उन्होंने सोचा मैं एक्सटर्मिनेट करूं, मैं मारने की कोशिश करूं, लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं था कि मैं उनको मार ही दूं। कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा ये कह रही थी कि जानवर और ये हमारे ही प्राणी हैं, हम लोगों के साथ ही रहने वाले हैं। तो जब कोई भी जीव हमारे साथ रहता है तो वो हमारा ही हिस्सा होता है। जैसे कि कहा है, आप सभी ने अगर गीता पढ़ी हो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वत्र मैं ही हूं, सभी और मैं ही मौजूद हूं, और मैं अगर हूं हर जगह तो हर एक तरफ क्या है, भगवान ही व्याप्त है। तो जानवरों के भीतर भी ईश्वर का ही वास है। तो स्वाभाविक है कि यहां पर भी अगर हम बात करें तो उन्होंने हर एक इंसेक्ट के अंदर, हर एक क्रिएचर के अंदर क्या देखा, ईश्वर का स्वरूप देखा, इसीलिए उन्होंने उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं किया। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की महत्व कितना है और वो कितने बड़े पर्सनालिटी थे। ठीक है, और वो हमेशा आज भी हमारी यादों में जीवित हैं। He never interfered with the insect। कभी भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, कभी भी उन्होंने नहीं किया कि तुम हट जाओ, उन्होंने कभी उनको पत्तों से हटाया नहीं, उल्टा उनके साथ खेला भी। ठीक है, अनदर थिंग वाज दैट द ऑथर वाज कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है, एक ही पेस में आगे बढ़ते जाना। इन द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा होना होता है। विद द बैड बग्स, मॉस्किटोज एंड लेसर एक्सटेंट फ्लाइज, यहाँ तक कि बहुत सारी फ्लाइज थी, बहुत सारे मॉस्किटोज थे, बैड बग्स थी। ठीक है, उन सब के साथ भी उन्होंने क्या किया, उन सब के साथ भी वो जूझते रहे, लेकिन उनके साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अब देखिए बैड बग्स आ गया यहाँ पर। बैड बग्स क्या है, ये एक कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, बैड बग्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, समरी पढ़ें, या अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आपकी बुक के पीछे एक्सरसाइजेस दिए हैं उनको भी याद रखिए। और मैंने आपकी सारी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी कवर करवा दी हैं। एक बार आप जाएं और पीछे जाकर देखें और प्रयास करें कि वहां पर क्या दिया है, तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। और आज की एक्सप्लेनेशन जो है समरी के रिगार्डिंग, अगर आप समरी देखेंगे तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। To a lesser extent, flies. Now the author and the other creature had reached an agreement। अब क्या हुआ, अब जो ऑथर हैं और उनके साथ के जो जानवर है, क्रिएचर, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। अब देखिए ये लिटरेचर है, यहाँ पे ऐसे एग्रीमेंट नहीं हुआ कि उन्होंने क्या करा, एक वो लेकर आ गए, एक साइन करवाया उन्होंने कि लो मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ, एक कागज लाया हूँ, उसमें आप साइन करो। जानवरों को तो लिखना नहीं आता। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक स्वाभाविक तौर में क्या हुआ, उन्होंने उनको समझा और जानवरों ने उनको समझा। तो इस तरह से प्रोसेस जो थी वो आगे बढ़ती गई। They flew silently through the evening dusk। और डस्क का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समय जहाँ दिन ना है ना रात है, ट्वेलाइट का समय होता है। आपने सुना होगा हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था, भगवान से उसने प्रार्थना किया था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो कब मरूंगा मैं, तो डस्क में मरूंगा। तो उनको ऐसी स्थिति में मारा था भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को, कि डस्क के समय मारा था। और कहां मारा था, आप इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपने माइथोलॉजी पढ़ी हो तो। They appear to be attacking at times। और क्या होता है, ऐसा लगता था कि वो कभी कभी उन पे क्या करने वाले, अटैक करने वाले। They were dubbed the flying foxes। हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि वो एक फ्लाइंग फॉक्सेस थे। अब देखिए क्या होता है कि फ्लाइंग फॉक्सेस, उड़ने वाले फॉक्स, अब कभी आपने सुना है उड़ने वाले फॉक्स? नहीं, ऐसा कोई उड़ता नहीं है। यहाँ सिर्फ एक संबोधन किया है। संबोधन का मतलब क्या होता है, हम किसी को संबोधित करते हैं कि यू आर अ फॉक्स।
तो फॉक्स का मतलब वो थोड़ी कि वो लोमड़ी बन गया। फ्लाइंग फॉक्सेस से इसका मतलब यहाँ लिखता है उड़ने वाले फॉक्स, लाइक कि वो बहुत चालाक थे, क्लेवर थे। आपको मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ जो कि एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको समझाया था कि मैकेवली नाम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। रियलिज्म, जब इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बार पढ़ाई करेंगे, जब बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैकेवली का रोल बहुत बड़ा था। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी बुक लिखी था प्रिंस, और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया, जैसे चाणक्य थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आदमी को क्या होना चाहिए, आदमी को बहुत चालाक होना चाहिए। वैसे ही मैकेवली जो थे, जो बाद में आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला प्रिंस को, हे प्रिंस तुम सुनो, तुमको क्या बनना है, तुमको एक ऐसा आदमी बनना है जो कैसा हो, लायन की तरह भी हो और फॉक्स की तरह भी हो, यानी लायन की तरह दहाड़ भी सके और फॉक्स की तरह चालाक भी हो सके। लाइक लायन क्या करता है, बस अपनी शान से आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अगर वो चालाक नहीं होगा तो वो तो गड्ढे में फंस जाएगा। तो उसको चालाक भी होना है और ब्रेव भी होना है, क्लेवर भी होना है, ब्रेव भी होना है। तो वैसे ही आप इसको समझ सकते हो। नाउ he used to spend hours watching the ants। अब ants क्या होता है, मैंने आपसे कहा था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि व्हाइट ants कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो वॉचिंग द ants वो क्या करते थे, चींटियों को देखा करते थे। एंड द अदर इंसेक्ट्स, के अलावा भी वो अलग अलग क्या करते थे, कीड़ों को देखते थे। नाउ ही ऑल्सो ऑब्जर्व द लिजर्ड्स अम्यूजिंग अटायर, और उसके अलावा भी उन्होंने लिजर्ड्स को देखा अम्यूजिंग अटायर। लाइक बहुत सारी छिपकलियां होती है, आपने देखोगे छिपकली कितनी अगली दिखती है। ठीक है, कोई भी जानवर मेरे हिसाब से तो बदसूरत नहीं होता, लेकिन तब भी आप बोलते हैं शी इज वेरी अगली, लाइक वो बहुत ही बदसूरत दिखती है। अगर आपके ऊपर गिर जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन बोलते ना कि अगर छिपकली गिर जाएगी तो चलो शिव जी को एक दीपक लगा दो। क्यों? क्योंकि वो बड़ी अलग सी दिखती है ना। वो गंदगी की एक निशानी, ऐसे हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव ओरिएंटेशन में उस चीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी अम्यूजिंग मतलब बड़ा खुशी करने वाला उनका अटायर होता था। तो उन्होंने क्या करा, अलग अलग लिजर्ड्स को देखा, अलग अलग रंग की लिजर्ड्स को देखा। यहाँ कहने का अर्थ साफ है। Their prey is stalking and chasing each other looked exciting। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए, सबसे बड़ी चीज तो होती है स्टॉकिंग। देखिए छिपकली क्या करती है, ऐसे बैठ जाती है, देखिए ऐसे होती है, उसकी पूंछ पीछे रहती है और वो देखती रहती है किसको, वो देखती है अपने शिकार को। और वो क्या करे, धीरे 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 चेस करने की कोशिश करती है। तो उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्टॉकिंग। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इसके बाद, इस समरी के बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी कि आप वापस से किताब खोलकर देखें, बिकॉज ऑलरेडी हम वर्ड बाय वर्ड आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक चीज यहां पर क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। आप लोग कमेंट में जाके बोल सकते हैं मेरे से। चेस का मतलब क्या होता है, भागना। मैंने बताया था टॉम एंड जेरी में क्या होता है, लोग एक दूसरे के पीछे भागते हैं। लुक्ड एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत कुछ। मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, ओ माय गॉड, मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट ला एक्साइटेड। तो आप वर्ड को इस तरह समझने की कोशिश करिए। ठीक है, स्क्विरल्स वर आल्सो द अदर कंपेनियंस देयर। अब उसके अलावा भी क्या था कि स्क्विरल्स थी, गिलहरियां थी। ठीक है, अब गिलहरी की कहानी भी आपको पता है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले त्रेता में जब भगवान राम थे तो उन्होंने क्या करा, जो स्क्विरल थी उसके हाथ को ऐसे फेरा तो उसके पीछे लकीरें पड़ गई। तो स्क्विरल्स इसलिए ऐसी दिखती हैं। खैर ये तो एक कहानी है, एक माइथोलॉजी है, लेकिन आपके पास भी कोई आइडिया हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि हम उन चीजों को कनेक्ट कर सके। बिकॉज कनेक्टिविटी इज द ओनली की टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। आप अगर कनेक्टेड रहेंगे तो आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी ही एक तरह से क्या करती है, आपको अच्छे एग्जाम्स में पास करवाते हैं। कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मैं यहां पर खड़े होकर आपको सिंपल समरी दे दूं कि ये ऐसा लिखा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। लेकिन यदि मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूं चीजों को, तो क्या होगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगी और आप जरूर अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, और जरूर आपको अपने टीचर्स हमेशा याद आते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The author was taken with their movements, हर एक मूवमेंट्स को, हर एक गतिविधियों को देखा उन्होंने। They occasionally ascended to his leg, और क्या होता है, वो ascended के मतलब चढ़ जाना, उनके legs में चढ़ जाते थे। He discovered pigeon in almost every prison, और जितनी भी प्रिजन थी, जैसे कि आप बात कर सकते हो जेलें थी, हर एक प्रिजन में उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडिंग डंस, देहरादून में भी। There were hundreds of them here, और वहां पे 100 से ज्यादा थे। The prison authorities would sometimes gun them down and feed on them। कभी कभी तो जो pigeons थी, अब हम यहाँ पे किसकी बात करें, pigeons की। अब हमने squirrels की बात कर ली,
ठीक है, अब हम बात करने वाले कबूतर की। तो कबूतर, जो कबूतर है ना हमारे, वो कबूतर हर जगह अवेलेबल रहते हैं। कुछ प्रिजन्स में नहीं थे, कुछ प्रिजन्स में थे, और कुछ प्रिजन्स में तो क्या करते थे, कबूतरों को गन से शूट कर देते। क्या तो क्या करते थे, पूरे कबूतर जो होते थे वो उड़ जाते थे, मार दिए जाते थे, कुछ लोगों को तो खा लेते थे, कुछ लोगों को फेंक देते थे। आप लोगों को पता होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशन चलता था जहां पे क्या करते थे, कबूतर को मारते थे, ठीक है, और उसके कुछ प्रोसेसेस करके उससे दवाइयां बनाई जाती थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां जानवरों को मारते हैं। तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बहुत गलत है कि हम किसी को मारें और उसको मार के खाएं। ठीक है, ट्रेडिशन एक अलग चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो हमारी तरह प्राणी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There were also मैनास in Duns prison. देहरादून में मैना भी हुआ करती थी। अब चलिए मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेरे को डाल के बताइए कि मैना क्या है। मैना तो एक बर्ड है, क्या मैना रियली में एक इंग्लिश वर्ड है या मैना हिंदी वर्ड है? क्या मैना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर नहीं कहते हैं तो सही होगा, लेकिन क्या कहते हैं अगर देखते हैं कि आप लोगों की क्या समझ है। और मैना के अलावा भी और कौन कौन सी वर्ड का नॉलेज है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या करती थी, उन्होंने क्या करा, नेस्टिंग ओवर हिज केज एंट्रेंस। और उन्होंने क्या करा, जो एंट्रेंस पार्ट था, एंट्रेंस का मतलब जानते हैं ना कि जब हम किसी घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर जाते समय ना क्या होता है, एंट्रेंस आती है। लाइक एक अंदर जा रहे तो अंदर जाने की प्रक्रिया में हम किसी गेट के अंदर से गुजरते तो एंट्रेंस सामने का, तो केज के एंट्रेंस के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा घोंसला बनाया। घोंसला कैसा होता है, ऐसा होता है, उसके अंदर अंडे होते हैं। ठीक है, मुझे बताइए ऐसी कौन सी चिड़िया जो बड़ी चालाक होती है, अपने खुद के अंडे जो होते हैं ना, अपने खुद के अंडे वहां रख देगी और दूसरों के अंडे को क्या करेंगे, उनके बच्चे निकलेंगे तो दूसरों के अंडे को गिरा देंगे और अपना खुद का घोंसला बना देंगे। ऐसी कौन सी चिड़िया है, आप उसका कमेंट सेक्शन में मेरे को नाम बता सकते हैं। They were fed by other author. Now, अब देखिए इसके अलावा भी जो ऑथर्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑथर है, नॉट अदर, दे वर फेड बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा भी उनको खिलाया गया। दे आस्क्ड इम्पेशेंटली इफ द मॉर्निंग और नाइट टाइम डिनर हैड बीन डिलेड, वो सोचते थे कि क्या उनको खाने का समय कम मिला कि नहीं मिला। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स इन नैनी जेल। अब नैनी जेल की बात हो रही है, नैनी जेल में मतलब 100 से ज्यादा क्या थी, पिजन्स थी। देयर रिलेशनशिप एंड लव मेकिंग वाज ऑलवेज स्पेक्टिकल टू बिहोल्ड, लाइक जो तमाशा था वो देखने लायक था, बिहोल्ड, ठीक है, देखो ना, बिहोल्ड देखने में। The author shared the prison with the brain fever, avian and monkeys. Like एक bird थी avian, ठीक है, monkeys भी देखने को मिले। The crowd was sometimes frightened by the monkeys. कभी कभी तो क्या होता था, monkey क्या करते थे, frighten कर देते थे, and reckless bravery, ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइक आप सोच ही नहीं सकते क्या होता है। monkey क्या करता है, बड़ा सा monkey कूद जाता है। और यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, क्या कह रहे थे कि मंकी की ये लापरवाही भरी क्या है, उसका साहस है एक तरह से कि वो नीचे चला गया तो लोग उसको देख के भाग गए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, मंकी ने कुछ किया नहीं और डरने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, उसके एक लापरवाही टाइप की चीज थी, वो कूद गया था, लेकिन लोगों ने उसको क्या समझा, वो साहस की बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। स्कॉर्पियंस वर रेगुलरली डिस्कवर्ड इनसाइड द केज। अब जो स्कॉर्पियंस थे उनको रोज क्या करते थे, लोग देखते थे कि वो डिस्कवर हो रहे आ रहे हैं। और मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बताया था, लेकिन कहा था कि इन्वेंशन और उसका मीनिंग आप बताइएगा। ठीक है, अब हाउ एवर द ऑथर वॉज नेवर स्टंग बाय वन। अब देखिए किस्मत की बात है कि क्या होता है कि कोई भी कीड़े ने उनको काटा नहीं। ठीक है, अब हाँ, हमने उस दिन बात की थी क्या, डिस्कवर और इन्वेंशन। इन्वेंशन कुछ बनाया जाना और डिस्कवर में कुछ प्रकट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 or 4 snakes were also discovered in this cage. लाइक उनको डिस्कवर किया गया, पाए गए। The author did not like or embrace snake. देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इम्ब्रेस करे। देखिए इम्ब्रेस का मतलब होता है गले को लगाना, एक दूसरे से गले मिलना, है ना। एक उदाहरण के तौर पे इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना ही होता है। तो उनको अपने से जोड़ना नहीं, तो वो नहीं चाहते थे कि वो स्नेक से जुड़े, वो लोग स्नेक्स को नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि वो उनसे डरते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी की अपनी सोच और अपनी समझ होती है, तो कहीं ना कहीं वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो स्नेक्स के साथ दोस्ती करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एनाकोंडा आता तो वो तुमको खा ही जाता
तो ये बात यहां पर हो रही है। बट ही वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ देम, लेकिन वो कभी भी उनसे क्या थे, अफ्रेड नहीं थे। अपोलोजाइज फॉर द डिले, और यहां तक कि वो डिले के लिए माफी भी मांग लेते थे। He noticed an unusual beast in देहरादून जेल। अब जो देहरादून जेल है वहां पर क्या होता था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नोटिस किया एक बहुत ही अनयूजुअल सा बीस्ट है, बहुत बड़ा सा जानवर। द प्रोपराइटर जो है वहां का, जो जिसने क्या करा था, उसको पालने वाला, जिसको संभालने वाला जो बीस्ट है, उसको उन्होंने नाम वो रखा। और वो बीस्ट क्या है, उसका नाम है पेंगोलिन। ठीक है, पेंगोलिन नाम का मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो बताई थी। एनिमल्स पेट्स वर केप्ट बाय इनमेट्स टू सेशिएट देयर इमोशनल हंगर, पूर्ति करना, सेशिएट करना, लाइक जो इनमेट्स थे वो क्या करते थे, पूर्ति करते थे। किसकी पूर्ति करते थे, इमोशनल हंगर। देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी आदमी जेल में है तो क्या होगा, उसकी इमोशनल हंगर, जैसे हमारी भूख होती है ना, हमारा पेट है, हमें रोज कुछ खाने को मिलता है, लेकिन अगर एक दिन ऐसा आए कि आपको इमोशनली कुछ नहीं मिल रहा, लाइक आपके जीवन सिर्फ एक रोबोट की तरह चल रहा है, आप सुबह उठे और उसके बाद आपने क्या करा, आप सुबह जैसे ही उठे उसके बाद आप डायरेक्टली वहां पर खड़े हो गए, फिर आप चले गए, खड़े हुए चले गए, खड़े हुए चले गए, तो क्या होगा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, एक रोबोट की तरह लगेगा। तो यही चीज जो है आपको यहां पर ऐड नहीं करनी। बट रेगुलर कैप्टिव वर नॉट अलाउड टू कीप देम, और यहां पर ये चीज हुई कि रेगुलर कैप्टिव्स, लाइक इंटरेस्ट, कैपिटिविटी, लाइक मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इस चीज में, इस चीज की बात हो रही है, वर नॉट अलाउड टू कीप देम। Squirrels and mongoose were the most popular pets। अब जो यहाँ पे स्क्विरल थी और जो mongoose थे वो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर पेट्स थे। डॉग्स वर नॉट परमानेंट प्रिजन, जो प्रिजन था वहां पे डॉग्स को अलाउ नहीं किया गया था। बट द ऑथर लव्ड कैनीज एंड रिटेन अ फ्यू फीट, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको चाहते थे। डिफरेंट नेशन हैव चूजन डिफरेंट एनिमल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो अलग अलग नेशंस होते हैं, जैसे कि हमने आखिरी में पढ़ा था, हर एक नेशन जो होता है उसके अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनके सिंबल्स होते हैं, उनके एस्पिरेशंस होते हैं, उनके कैरेक्टर होते हैं। देखिए क्या होता है, जो भी राष्ट्र होता है वो क्या करता है, और उसके ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हर राष्ट्र के अपना खुद का चिन्ह होता है, और कहीं ना कहीं जानवर को भी चिन्ह के तौर पर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जानवर जो होता है ना, जिस जानवर को चिन्ह के तौर पर लिया, जो बर्ड हो गई, जो है ना कोई छोटा सा जानवर हो गया, तो वो क्या करते हैं, उनके देश के लोगों के चरित्र का भी निर्माण करने में सहयोग करता है। These guardian creatures shape national identity। अगर आप छोटे बच्चे होंगे, जब आप छोटे बच्चे थे, वैसे तो आज भी ये एवरग्रीन कार्टून है बेबलेट। अगर किसी ने बेबलेट देखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बेबलेट डाल के बताइएगा। क्यों हम इसकी बात करें, क्योंकि वो एक लौता, एक मात्र, एक इतना प्यारा सा चैनल, एक इतना प्यारा सीरियल था जहां में दिखाया था कि ड्रैगून नाम का एक ड्रैगन होता है जो उसके ब्लेड में होता है ना, बेब्लेड में। तो कहीं ना कहीं जानवर से उसके अंदर शक्ति आती थी और वो बेब्लेड टकराते थे आपस में, और आपस में टकराने के कारण उनमें क्या होता था, जिस जानवर में ताकत बहुत ज्यादा होती थी वो जानवर क्या करता था, वो जानवर उस बेब्लेड को ध्वस्त कर देता था। तो यही चीज हमने यहां पर देखी। डिफरेंट नेशंस हैव चूजन डिफरेंट एनिमल्स एज अ सिंबल ऑफ देयर एस्पिरेशन और कैरेक्टर। दीज गार्डियन क्रिएचर्स शेप नेशनल आइडेंटिटी, और वो क्या करते हैं, वो उनकी जो नेशनल आइडेंटिटीज हैं, राष्ट्र की जो उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको वो डिजाइन करते हैं। इट इज रिमार्केबल, ये सोचने योग्य बात है कि दैट हिंदूज आर पीसफुल एंड नॉन वायलेंट गिवन दैट देयर सेक्रेड एनिमल इज काउ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि हमारे यहाँ पे जो काऊ है वो क्या एक नॉन वायलेंट है, लाइक काऊ हिंसात्मक तौर पे नहीं देखी जाती, ठीक है, वायलेंस नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाना चाहिए, हमारे अंदर भी इन चीजों का चरितार्थ होना चाहिए, उनके गुण, जो जानवर हमारे यहाँ पर पूजे जाते हैं, जैसे गाय। तो अगर आप गाय की तरह भोले हो, शांत हो, तो कितना अच्छा रहेगा। आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं, जो गाय होती है, गाय के जो खुर होते हैं, गाय के जो सींग होते हैं, अगर उसके पास भी छोटे से बच्चे को रखो तो गाय कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, वो इतनी अच्छी होती है। इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय जो होती है वो कभी भी किसी छोटे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। भले ही कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, पर गाय में बहुत अच्छे सेंसेस होते हैं। तो ओवरऑल हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। और अब
मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ हमने हमारी पूरी चैप्टर की समरी कंप्लीट कर ली। देखिए अब हमारे एक्सप्लेनेशन पूरे हो चुके हैं, हमारे चैप्टर की समरी, एक्सप्लेनेशन, यहाँ तक कि हमारे एक्सरसाइजेस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, हर एक चीज कवर हो चुके हैं। और यूपी बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अब मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे ओवर और फिर आप लाएंगे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो इसी के साथ यहां पे हम आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, 100% एजुकेशन जो यहां पर मुफ्त है, फ्री है 100%। जितनी वीडियोस यहां मिलते हैं यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब चीजों की अवेलेबल है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं अभी आपकी बिहार बोर्ड की किताब चल रही है, उसके बाद में यूपी बोर्ड पर भी आऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हर एक चीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि और किताबों को पढ़ना है, ई बुक को पढ़ना है, तो आप मुझसे और अच्छे से जुड़ सकते हैं इस लिंक के द्वारा। ठीक है, और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा लाइक करें और शेयर करिए इन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो हमेशा अपने जीवन में अच्छा करिए, अपने जीवन में लोगों को उत्साहित करिए, खुद भी उत्साह करिए, उत्साह से रहें, क्योंकि उत्साह ही है एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। उत्साह से ही आप आगे बढ़ेंगे। इसी उत्साह के साथ आप अपने चैप्टर्स को पढ़ें, आप हमारी वीडियोस को देखें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, बहुत खुशहाल रहे, आप लोग हमेशा अपने जीवन में तरक्की पाएं। आपका धन्यवाद।